वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रीटा सान्याल वेब सीरीज के बाकी एपिसोड्स को लेकर आया हूं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा तो पहली फुर्सत में वो वीडियोस देख लीजिए। अब तक इस वेब सीरीज में 20 एपिसोड्स रिलीज हुए। पहले मैं 10 एपिसोड्स को लाया था जिसमें रीटा परव राणा के केस को सॉल्व किया। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले और इसी दरमियान में रीटा अपने फादर के बारे में भी जानने की कोशिश करती रहती है। सो बाकी 11 to 20 एपिसोड्स में रीटा ने क्या फाइंड आउट किया अपने पिताजी के बारे में, और इसी तरह इसके सामने एक और मुसीबत भी आती है, उससे कैसे निपटा, ये सारी चीजें आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। एपिसोड 11 सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब जब रीटा टीनेज की उम्र में थी, एक दिन रीटा के फादर को एक पार्सल आता है। उस पार्सल को ओपन करने पर इसके अंदर एक सीडी होती है। रीटा का फादर फटाफट से अपने लैपटॉप में इंसर्ट करके देखने लगता है, तो वो चीज देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से रीटा का फादर उस सीडी को तोड़ देता है। और उस वक्त तो रीटा छोटी बच्ची थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। अब उस सीडी में क्या है ये हमें बाद में पता चलेगा। और उसी तरह एक अनजान बंदा रीटा के फादर को फॉलो करते रहता है, फोन करके धमकाना, मैसेजेस भेजना। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर रीटा और जय कैफे में बैठे होते हैं। याद है ना आपको लास्ट वाला एपिसोड। सो जय के सोर्सेस से रीटा के फादर के बारे में कुछ बातें पता चलती है। रीटा को इसके फादर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ चीजें दिखाने लगता है। अब रीटा की फादर की मौत ऊपर से नीचे गिरने की वजह से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम में ये लिखा होता है कि सर पर 2 चोट लगी थी। मतलब किसी ने पहले रीटा के फादर को सर पे वार किया, बाद में इसके फादर नीचे गिर गए। और इसी तरह ठकराल रीटा के फादर को फंसा रहा था। जय रीटा को जहाजी नाम के एक बंदे की फोटो दिखाते हुए कहने लगता है कि कोर्ट में इसी बंदे ने तुम्हारे पिताजी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था कि तुम्हारे फादर ड्रग्स के केस में इनका साथ दिया। ठकराल ने इस जहाजी को बचाकर तुम्हारे पिताजी को फंसा दिया। रीटा डिसाइड कर लेती है कि जहाजी को किसी भी तरह से पकड़ना होगा। सो दूसरे सीन में वो बंदे जहाजी को दिखाया जाता है जो ड्रग्स के धंधे में बहुत ही फेमस होता है। इसी के पास खुशबू नाम की एक लड़की भी काम करती रहती है और सच में इसकी नाक खूंटे से भी बहुत ही तेज होती है। तभी रीटा अपना भेष बदलकर जहाजी के सामने आती है, कहने लगती है कि ये ईरान से आई है और उसी तरह एक फिल्म डायरेक्टर है, इंडिया में आकर एक बंदे के ऊपर कहानी बनाना चाहती है, बायोपिक, और इसकी फिल्म के लिए जहाजी को सिलेक्ट करती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि कुछ दिनों पहले जहाजी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके लिए हर रोज जहाजी अपना आक्यूपंक्चर करवाते रहता है। खैर जहाजी अपने आदमियों को थोड़ा साइड में जाने के लिए कहता है और रीटा पर शक करने लगता है, कहने लगता है कि तुम फटाफट से अपने कपड़े उतारो, पहले मेरा शक दूर करो, क्या पता कि तुम पुलिस की इन्फॉर्मर हो, मुझे पकड़ने के लिए आई हो। रीटा समझाने लगती है कि अरे सर मैं तो बहुत बड़ी फेमस डायरेक्टर हूँ, आप मेरी पिछली मूवीज देख सकते हो, आई लव इंडिया। लेकिन जहाजी नहीं मानता। रीटा अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी शॉकिंगली इसी बातों ही बातों में जहाजी की मौत हो जाती है। ये देखने के बाद रीटा के तो होश ही उड़ जाते हैं कि बात करते करते ये कैसे मर गया। तभी रीटा का शक उस नर्स पर जाता है जो थोड़ी देर पहले आक्यूपंक्चर किया करती थी इसे। उसके बाद क्या था, रीटा ईशान को इन्फॉर्म करके ये दोनों फटाफट से वहाँ से भागने लगते हैं। खुशबू और उसके आदमी इन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन मिस हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीएम ठकराल को अपने पास बुलाकर एक नोट दिखाने लगता है। उसमें ये लिखा होता है कि 10 दिन के बाद ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। और शॉकिंगली ये नोट सीएम के कबोर्ड के अंदर मिला। मतलब कोई अनजान बंदा इसके घर में घुसकर बिना पैसे चुराए ये नोट रख कर गया। और इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल ही हो सकता है। और तुम तो ठकराल गुनहगारों के देवता हो, शहर के सारे क्रिमिनल्स के बारे में जानते हो, तुम ही पता करके बताओ कि ये कांड किसने किया। और इसी तरह उस एनवेलप पर एक छोटा सा कॉइन भी लगा होता है। इस पर ये लिखा होता है ब्लड इज द ओनली ट्रू इंक। दूसरे सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से बचकर भाग रही होती है। दूसरी लड़की इस लड़की पर फायरिंग करती रहती है। जब ये लड़की अपनी जान बचा रही होती है तो तभी एक गाड़ी के सामने आकर इसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ रीटा यही सारी बात जय को कॉल करके बताने लगती है कि मेरी आंखों के सामने ही जहाजी को मार दिया और उस लड़की ने अपने चेहरे पर मास्क पहना था। लेकिन रीटा ने उस लड़की के हाथ में एक कॉइन को देखा। दिखने में ऐसा लगता था कि वो कॉइन बहुत ही पुराना है, शायद ब्रिटिश के ज़माने का। पर उसी वक्त जय को उस लड़की के एक्सीडेंट की खबर मिलती है। फटाफट से जय और कांस्टेबल्स एक्सीडेंट प्लेस पर जाते हैं। पहले तो समझने लगते हैं कि ये लड़की मर गई, लेकिन ये लड़की जिंदी होती है। एम्बुलेंस को बुलाकर हॉस्पिटल भिजवाने लगता है। उसी जगह पर जय को एक कॉइन नजर आता है।
जो अभी थोड़ी देर पहले रीटा ने हुलिया बताया था, ब्रिटिश के ज़माने का कॉइन। बाद में रीटा, ईशान, जय इसी कॉइन के बारे में सोचते रहते हैं। इस कॉइन के ऊपर भी यही लिखा होता है कि ब्लड इज द ओनली ट्रू इंक। अब इसी दरमियान में वो लड़की सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है कि एक लड़की मरकर जिंदा हो गई, उसके पास एक लॉकेट मिला, कॉइन। आखिरकार कौन है ये लड़की? अब ये खबर ठकराल भी देखने लगता है। हॉस्पिटल में जब उस लड़की को होश आता है तो रीटा, ईशान, जय उसके पास जाकर इसके बारे में पूछने लगते हैं। तो शॉकिंगली इस लड़की को अपना पास्ट कुछ भी याद नहीं होता। पास्ट क्या, इसका खुद का नाम इसको याद नहीं होता। एक और शॉकिंग बात यह है कि इस लड़की के पास इसका फोन तक नहीं होता और पर्स भी। लेकिन इस लड़की की पीठ के पीछे कुछ स्कार्स होते हैं, जैसा लगता हो कि बचपन से इसको मारा पीटा गया हो। हाथ पर एक अजीब का टैटू। थोड़ी देर के बाद ठकराल इस लड़की के पास आता है और यहाँ पर रीटा को देखकर शॉक में रह जाता है कि रीटा जी, आप तो हर जगह पर मौजूद है और वैसे भी सीएम साहब ने मुझे यहाँ पर भेजा। मैं इस लड़की का लॉयर हूँ, प्लीज आप लोग बाहर जाइए, मुझे कुछ पूछताछ करनी है। सब कुछ भी ना करते हुए ये लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये तीनों यही सोचने लगते हैं कि ठकराल को इस लड़की से क्या काम हो सकता है, क्यों मिलने के लिए आया। सीएम तो एक बहाना है, जरूर दाल में कुछ काला है। अब इस लड़की के बारे में कैसे पता करे कि आखिरकार ये लड़की है कौन। इस तरफ कमरे में ठकराल और उसके असिस्टेंट उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स लेकर सारे डेटाबेस में चेक करने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी इसका कोई डेटा ही मौजूद नहीं होता। ना आधार कार्ड, ना क्रिमिनल रिकॉर्ड, नथिंग। ठकुराल बहुत ही रूडली इस लड़की से इसके बारे में पूछते रहता है कि बताओ तुम कौन हो, याद करो। और इसी तरह कॉइन के बारे में भी पूछने लगता है कि ये कॉइन तुम्हारे पास कैसे आया, इसका मतलब क्या है। वो लड़की चीखने लगती है कि मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। इस लड़की की आवाज़ सुनने के बाद रीटा, ईशान, जय कमरे में आते हैं। रीटा ठकराल को डांटने लगती है कि वो एक पेशेंट है, वो कुछ नहीं जानती उसके बारे में, आप उस पर प्रेशर कर रहे हो, आप कैसे लॉयर हो। और वैसे भी इस लड़की ने किसी भी पेपर्स पर साइन नहीं किया कि ये आपको अपना लॉयर बनाए। रीटा कहने लगती है कि आप मुझे अपना लॉयर बना लीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। इस तरह से रीटा और ठकराल दोनों फोर्स करने लगते हैं कि मुझे अपना लॉयर बना लो, मुझे अपना लॉयर बना लो। वो लड़की कहने लगती है कि जो कोई भी मेरी मदद करेगा, मतलब मेरी याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद करेगा, मेरी पहचान बताएगा, उसी को मैं अपना लॉयर बनाऊंगी। ठकराल कहने लगता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, इसके पीछे कुछ लोग पड़े थे, फायरिंग कर रहे थे, मैं शहर के हर एक क्रिमिनल के पास जाकर इसके बारे में पूछूंगा, पता लग जाएगा। रीटा कहने लगती है कि ये तो बहुत ही फालतू आइडिया है, अगर इसके बारे में दूसरे क्रिमिनल्स को पता लग जाएगी तो वो लोग इसके पास आकर मार देंगे। मेरे पास एक और आइडिया है। इस लड़की के हाथ पर एक बहुत ही अजीब का टैटू है, ऐसा टैटू सिर्फ जापान में ही बनवाते हैं। अगर वहाँ से इंक्वायरी करें तो इस लड़की की आइडेंटिटी पता हो सकती है। दूसरा ये कि इस लड़की के जूते जो सिर्फ इटली में ही मिलते हैं, अगर वहाँ पर कांटेक्ट करके इंक्वायरी करें, शायद इस लड़की की आइडेंटिटी पता हो सकती है। आप मुझे अपना लॉयर चुनिए, मैं आपकी मदद करूंगी। तो ये लड़की रीटा का स्मार्टनेस को देखकर अपना लॉयर सेलेक्ट कर लेती है ठकराल के बजाय। खैर दूसरे दिन रीटा अपना भेष बदलकर ईशान के साथ एक रेस्टोरेंट पर जाती है। इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि खुशबू अक्सर इस रेस्टोरेंट पर आती जाती रहती है। वहाँ के मैनेजर को मक्खन लगाकर वहाँ पर काम हासिल कर लेती है। थोड़ी देर के बाद खुशबू इस रेस्टोरेंट पर आती है। रीटा खुशबू को डिश देने के बहाने से उसके डिश में कुछ दवाई मिला देती है, बेहोशी की दवा। खुशबू के सामने ले जाने पर वो खुशबू चटके में भाप लेती है कि इस डिश में कुछ मिलाया है। और इसी तरह शॉकिंगली रीटा को भी पहचान लेती है इसकी परफ्यूम की मदद से। जब वे पहली बार जहाजी के पास आई थी उस वक्त यह खुशबू को आई थी। तो खुशबू उल्टा रीटा को डरा धमकाकर ये डिश पीने के लिए कहती है। अब रीटा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। चोरी चुपके ईशान को इन्फॉर्म करके वो डिश पीने पर झटके से वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद क्या था, खुशबू रीटा को बांध देती है। इसी दरमियान में इस रेस्टोरेंट की पावर चली जाती है। जब वहाँ का मैनेजर चेक करने के लिए साइड में जाता है तो ईशान इस होटल मैनेजर को बेहोश कर चुका होता है। खुशबू से भी फाइट करने की कोशिश करने लगता है। जब फाइनली खुशबू ईशान पर फायरिंग करने वाली होती है तो तभी रीटा अच्छी तरह से होश में आकर खुशबू के सर पे वार करके इसको बेहोश कर देती है। बाद में रीटा और ईशान खुशबू को बांध देते हैं चेयर से। खुशबू कहने लगती है कि अच्छे अच्छों ने मेरे मुँह से सच नहीं बुलवा पाए, तुम क्या चीज हो, तुम जितना भी टॉर्चर कर लो मैं सच नहीं बोलने वाली। तो रीटा और ईशान खोपचे में आकर यही सोचने लगते हैं कि इसके मुंह से सच कैसे उगलवाए, ये तो डरती ही नहीं। तभी रीटा को एक जबरदस्त आइडिया आता है। खुशबू के सामने कुछ सड़ी हुई मछली लाकर रख देती है।
तो खुशबू इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाती। रीटा उस लॉकेट के बारे में पूछने लगती है कि इस लॉकेट का मतलब क्या है। खुशबू कहने लगती है कि ये ब्लड सिस्टर्स की पहचान है। इनका एक लीडर है, उसका नाम है बुक कीपर। मैं इन ब्लड सिस्टर्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती, जहाँ से उनके काम किया करता था। उसी तरह रीटा अपने फादर सुभाष के बारे में भी पूछने लगती है कि मेरे पिताजी और जहाजी का क्या कनेक्शन था। खुशबू कहने लगती है कि वो सुभाष जहाजी के काम में मदद किया करता था। पहले तो वो बहुत ही ईमानदार बंदा था, लेकिन धीरे धीरे हमारी फील्ड में आ गया, ड्रग्स के काम में। एक दिन जहाजी पकड़ा जाने वाला था। सुभाष से कहा कि ये सारा इल्जाम तुम अपने सर ले लो, लेकिन सुभाष ने मना करने के बाद जहाजी ने सुभाष की सुपारी दी, और वो भी एसिड अन्ना को। ये सुनने के बाद रीटा यही सोचने लगती है कि नहीं, मेरे पिताजी अपना ईमान नहीं बेच सकते। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये बात जानने के बाद रीटा और ईशान फटाफट से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। कहने लगते हैं कि इस लड़की की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, हो सकता है ये लड़की कोई स्पाई हो। रीटा समझाने लगती है कि इस लड़की को अपना नाम तक याद नहीं। तभी यहाँ पर ठकराल आता है, मतलब यह सारा कांड ठकराल का है। उस लड़की को वहाँ से ले जाते हैं। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि उसी हॉस्पिटल में एक नर्स काम किया करती थी। उस लड़की को ले जाने के बाद वो नर्स किसी को फोन करके कहने लगती है कि आप लोगों को किसी भी तरह से उस लड़की को फाइंड आउट करना होगा। अगर नहीं फाइंड आउट कर पाए तो हमारा प्लान फ्लॉप हो सकता है। अच्छा हुआ उस लड़की को अपना पास्ट याद नहीं। इस तरह से किसी दूसरे बंदे को इन्फॉर्मेशन देती रहती है। दूसरी तरफ इस अनजान लड़की को किसी दूसरी जगह पर लाया जाता है। एक बंदा इस लड़की को बहुत टॉर्चर करते रहता है, और वो भी नंगा करके, लेकिन इस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता। तभी यहाँ पर एसिड अन्ना आता है। ये एसिड अन्ना भी इस लड़की के साथ अपने तरीके से टॉर्चर करने लगता है। इसके सर पर कोई लिक्विड डालने लगता है, जिस वजह से इसका सर फटने लगता है। लेकिन फिर भी ये लड़की यही कहती रहती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। दूसरी तरफ जब जय अपने फादर के साथ डिनर कर रहा होता है तो तभी इसको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। फटाफट से क्राइम स्पॉट पर जाने पर इसको ये बात पता चलती है कि किसी लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार दिया, काफ़ी सारे नाइफ स्टैब करके। इस लड़की को देखकर जय सोचने लगता है कि ये लड़की तो उस हॉस्पिटल में काम किया करती थी। और इसी तरह जय ये भी देखता है कि इस लड़की के गले में वो लॉकेट है, कॉइन, ब्लड सिस्टर्स का कॉइन। फटाफट से रीटा को इन्फॉर्म करने पर रीटा और ईशान क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि शायद किलर बहुत ही पावरफुल होगा, इतने सारे नाइफ्स लेकर इस लड़की पर हमला किया। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि इस घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद है, तो किलर घर के अंदर आया कैसा। इस तरह से रीटा उस घर की तलाश करने लगती है, तो शॉकिंगली कबोर्ड के अंदर सीक्रेटली मुंबई का मैप होता है, और हर एक प्लेस पर एक पिन लगा होता है, और इसी मैप के बगल में कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स भी होते हैं। उसी कबोर्ड में एक छोटा सा टाइमर भी होता है, जिसमें 8 डेज लिखा होता है, मतलब 8 दिन के बाद कुछ कांड होने वाला है। खैर दूसरे सीन में अंधेरा कायम रहे जैसे कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है। इसी लीडर का नाम होता है बुक कीपर या तो फिर ब्लड सिस्टर्स। फिलहाल यहाँ की लीडर एक लड़की को दाद देने लगती है क्योंकि इसने इनके दुश्मन को मार दिया। ये लीडर इस लड़की को अपने ब्लड सिस्टर में शामिल कर लेती है। दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होती है। ठकराल जज से यही कहने लगता है कि ये लड़की इंडिया के लिए खतरा है, ये लड़की स्पाई हो सकती है, अपनी याददाश्त खोने का नाटक भी कर सकती है। तभी रीटा अपनी गन लेकर ठकराल पर पॉइंट आउट करने लगती है। कहने लगती है कि जज साहब, मैं ऐसे लॉयरों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। ऐसे लॉयर्स बेगुनाहों को सजा दिलवाते हैं। कमान ठकराल, अपने गुनाह कबूल करो। जज रीटा को डांटने लगता है कि ये कोर्ट है रीटा, इस हरकत के लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। रीटा कहने लगती है कि जज साहब, ना मैंने गोली चलाई ना किसी को मारा, मुझे कैसे सजा मिल सकती है। तो ठकराल कुछ रूल्स बताने लगता है, मतलब क्रिमिनल की पहचान 2 चीज़ों से होती है। एक, उसने क्राइम किया जिसका पास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और दूसरा क्राइम करने वाला हो, मतलब गिल्ट में हो। रीटा कहने लगती है, वही जज साहब, मैं भी समझाना चाहती हूँ, एक्चुअली ये गन टॉय गन है, रियल नहीं। ये लड़की इंडिया के लिए कैसे खतरा बन सकती है, पास्ट में इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, और इसी तरह इस लड़की को अपना प्रेजेंट भी याद नहीं, प्रेजेंट क्या, इसका खुद का नाम याद नहीं, तो ये कैसे गिल्ट हो सकती है। तो सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए जज इस लड़की को बाइज्जत बरी कर देता है। खैर बाद में जय इस लड़की को लेकर अपने पुराने घर में आता है, इस लड़की को शेल्टर देने के लिए। बातों ही बातों में ये लड़की रीटा और जय से कहने लगती है कि जब वो एसिड अन्ना मुझे टॉर्चर कर रहा था तो उसी वक्त इसकी बेटी ने इसको कॉल करके गिफ्ट मांगा था। आने वाले फ्राइडे को इसकी बेटी का बर्थडे है और वो किसी बेकरी से केक ऑर्डर किया।
बाद में ईशान कहने लगता है कि मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है इस लड़की की याददाश्त को वापस लेने का, और वो है हिप्नोटिज्म। रीटा और जय इसकी बातों पर यकीन नहीं करते कि ये हिप्नोटिज्म वगैरह फालतू की बातें हैं। वो लड़की कहने लगती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन तो नहीं ना, ये भी ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में हर्ज क्या है। तो ईशान इन सारे लोगों को लेकर सम्मोहन के पास जाता है, सैम मोहन के पास जाता है। एक बहुत बड़ा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होता है। ईशान इस लड़की के बारे में बताने पर इस लड़की को हिप्नोटाइज करने लगता है, मतलब एक टब में पानी डालकर इस पानी के अंदर जाने के लिए कहता है। थोड़ा ध्यान देने पर सबकॉन्शियस माइंड में जो पुरानी मेमोरीज है वो याद आ सकती है। इस तरह से ये लड़की जब टब के अंदर जाकर मेडिटेट करने लगती है तो इस लड़की को कुछ चीजें याद आने लगती है। पहले तो इसको एक दरवाजा नजर आता है, बाद में इस दरवाजे के पीछे एक बच्ची नजर आती है जो इससे बचते बचाते भागती रहती है, और उसी तरह एक एंजल की स्टैचू भी नजर आती है। दूसरी औरत इस लड़की के पास आकर इसको परी के नाम से बुलाने लगती है। इस तरह से कुछ चीजें याद आने लगती है इसको। तभी फटाक से ये लड़की उस टब से बाहर आकर कहने लगती है कि मुझे मेरा नाम पता लग चुका है, मेरा नाम परी है। और उसी तरह इसने जो कुछ भी देखा था वो सारी चीजें ड्रॉ करने लगती है, दरवाजा, वो एंजल की स्टैचू, प्लेसेस। तो पहले तो रीटा, ईशान, जय उस एंजल स्टैचू के बारे में पता करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दरमियान में रीटा और ईशान एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पर इसी तरह का एक स्टैचू लगा होता है, और शॉकिंगली उसी लाइब्रेरी में वो दरवाजा नजर आता है जो उस लड़की के मेमोरी में था। वहाँ पर एक लेडी लाइब्रेरियन होती है। उस लड़की को फोटो दिखाकर पूछने लगते हैं, क्या आप इस लड़की को जानते हो? ये औरत कहने लगती है, नहीं, पता नहीं वो कौन है। रीटा और ईशान साइड में जाने के बाद वो औरत किसी को फोन करके ये कहने लगती है कि कोड रेड मतलब खतरा है। बाद में वो लाइब्रेरियन जानबूझकर ईशान के शर्ट पर चाय गिराने पर ईशान अपनी शर्ट साफ करने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन वो लाइब्रेरियन इस वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है, और इसी तरह इस वॉशरूम में नेटवर्क भी मौजूद नहीं होता। इस तरफ रीटा इस लाइब्रेरी में कुछ सबूतों को तलाश करने की कोशिश करती रहती है। तभी एक रैक में बहुत ही पुरानी किताबें नजर आती है इसको। टोटली ये 4 या 3 किताबें होती है। इसके ऊपर लिखा होता है बुक ऑफ शेम, बुक ऑफ पेन, बुक ऑफ डेथ। इन किताबों को ओपन करने पर कुछ भी नहीं लिखा होता, सारे सफेद पन्ने होते हैं। रीटा 2 किताबों में से 2 पन्ने फाड़कर अपने पास रख लेती है। उसी वक्त रीटा के पास बहुत सारा धुआं फैलने लगता है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो जाती है। इस तरफ ये लाइब्रेरियन वॉशरूम का दरवाजा ओपन करने पर ईशान इस औरत से पूछने लगता है कि मेरे साथ जो लड़की आई थी वो कहाँ पर है। वो औरत कहने लगती है, अरे वो तो कब का चली गई। दूसरी तरफ हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वो बुक कीपर मतलब ब्लड सिस्टर्स की लीडर और कोई नहीं, वो जी होती है, और इसी जी ने फिलहाल रीटा को किडनैप किया होता है। कहने लगती है कि रीटा जी कंग्रेट्स, हम दोबारा मिले। एक्चुअली मैं खुद उस परव रानी को मारना चाहती थी, लेकिन किसी दूसरी लड़की ने उसको मार दिया। जो भी हो, हिसाब बराबर हो गया, लेकिन आप हमारे बारे में जानना चाहते हो, इसलिए आपको मारना पड़ेगा। इस तरह से क्लोरोफॉर्म का मास्क इसको लगाकर वहाँ से चली जाती है। रीटा बेहोश होते हुए अपने फादर की बातें याद करने लगती है, मोटिवेशनल बातें। सो बहुत ही मुश्किल से उस चेयर से नीचे गिर के अपने हाथ पैर ओपन करके फटाफट से ईशान को कॉल करती है। उसके बाद क्या था, ईशान रीटा को फाइंड आउट करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है। डॉक्टर कहने लगता है कि रीटा अब खतरे से बाहर है, लेकिन 3 या 4 घंटे तक इसको नशा रहता है, जैसे पियकर लोग नशे में रहते हैं ना, उस तरह का नशा। थोड़ी देर के बाद जय रीटा के पास आता है और हल्के से उसको डांटने लगता है कि हमेशा तुम मेरा वेट ही नहीं करती, हीरोइन बनके हर जगह पर घुस जाती हो। अब इसी बातों में नशे की हालत में रीटा जय को किस करने लगती है। अब दूर से बेचारा ईशान इस चीज को देखकर बहुत अफसोस करने लगता है, बहुत रोने लगता है कि रीटा जय से प्यार करती है, इससे नहीं, इसका प्यार अधूरा रह जाएगा। खैर दूसरी तरफ वो लड़की परी मेडिटेशन करते हुए अपनी याददाश्त को याद करने की कोशिश करने लगती है, तो इसको ये बात याद आती है कि जब ये परी लड़की छोटी बच्ची थी, भीख मांगकर खाया करती थी, तभी एक औरत इस परी के पास आकर अपने साथ ले गई और उसके पीठ पे बार बार वार करके इसको मजबूत किया। काफी सारी चीजें इस परी को सिखाई, और एक्चुअली इस परी का पहले नाम था तैयबा। उस औरत ने इस लड़की का नाम परी रखा। अपना पास्ट याद करके शौक में रह जाती है। इस तरफ जय रीटा को हॉस्पिटल से वापस लाते हुए हॉस्पिटल में जो हुआ उसके बारे में याद दिलाने लगता है कि रीटा ने इसको किस किया, लेकिन रीटा को कुछ भी याद नहीं होता। यही कहने लगती है कि मैंने जाने अनजाने में एक काम कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और वैसे भी तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की,
इस तरह से उल्टा इस पर इल्जाम लगाने लगती है। मेरे दिमाग में काम के अलावा कुछ भी नहीं चलता। मैं केसेस के बारे में सोच सकती हूँ, किसी को किस करने के बारे में नहीं। उसके बाद ये दोनों उस मरी हुई लड़की के घर पर जाते हैं। मतलब रीटा को कुछ शक होने लगता है। तो घर में आने के बाद रीटा ये ऑब्जर्व करती है कि घर का एक भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहा। मतलब फ्रिज, टीवी, कुछ भी नहीं। जय को समझाने की कोशिश करने लगती है कि इस लड़की को मारने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया गया। मतलब इस लड़की के घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे और बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड का डिवाइस इस्तेमाल करके घर के सारे सामान अपनी ओर खींचा। किचन में जो चाकू वगैरह थे वो सारी चीजें उड़कर इस लड़की को चुभ गए। जय कहने लगता है, थत, ऐसे कौन मर्डर कर सकता है, फालतू बातें। बाद में ये दोनों उस लड़की परी के पास जाते हैं। परी ने जो भी याद किया वो बताने लगती है। इसी दरमियान में वो परी जय की गन उसके पास से निकालकर बहुत ही आसानी से डिसमेंटल करने लगती है। ईशान पूछने लगता है कि ये तुमने कैसे किया। परी कहने लगती है, पता नहीं, लेकिन मुझे ये चीज आती है। उसके बाद जय उस एसिड अन्ना को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि इस एसिड अन्ना ने अपनी बेटी के लिए केक ऑर्डर किया था। उसके जरिए से इसका एड्रेस फाइंड आउट कर लेता है। पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करने लगते हैं। एसिड अन्ना कहने लगता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे पास मेरे ऊपर गुनहगारों का देवता है ठकराल, वो मुझे बचा लेगा। रीटा अपने फादर के बारे में पूछने लगती है कि जहाजी ने तुम्हें सुपारी दी सुभाष सान्याल को मारने के लिए, बताओ पूरा सच क्या है। एसिड अन्ना सच ना बताने पर उसकी ही बैग लेकर इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, वो इसके ही सर पर डालने लगते हैं। तब जाके एसिड अन्ना कुछ बताने लगता है। एक दिन ठकराल और एसिड अन्ना सुभाष के घर पर गए थे, शायद उसे मारने के लिए। ठकराल कहने लगा, अगर मुझसे काम नहीं होगा तो तुम अंदर जाकर मार दो। थोड़ी देर के बाद ठकराल बाहर आ गया। एसिड अन्ना से कहने लगा कि काम खत्म हो गया, चलो यहाँ से। तो ये सुनने के बाद रीटा बहुत रोने लगती है, जिसका मतलब इसके पिताजी को ठकराल नहीं मारा। इस तरह से यहाँ पर 5 एपिसोड्स खत्म होते हैं, मतलब 15। बाकी के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।